Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.1 अ न्यू फेज इन यूरोपियन ईस्टर्न ट्रेड विद एशिया। एशिया के साथ यूरोपीय पूर्वी व्यापार का नया चरण। आइए इसके बारे में देखते हैं। Even after securing the control over the trade routes during 16th, 17th centuries, the European did not solve the basic pattern which had long dominated trade between India and the West. 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में व्यापारिक मार्गों पर अधिकार स्थापित करने के बावजूद यूरोपीय उस मूलभूत ढांचे को सुलझा न सके जो बरसों से भारत तथा पश्चिम के साथ व्यापार में चलता चला आ रहा था। इंडियन गुड्स वर इन फार ग्रेटर डिमांड इन यूरोप देन वर यूरोपियन गुड्स इन इंडिया। अब देखिए, यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग भारत में यूरोपीय वस्तुओं की मांग की तुलना में कहीं ज्यादा थी। Merchants might profit handsomely through the sale of Indian goods, which were of both better quality and lesser price than similar European products. अब देखिए, व्यापारी यूरोप में भारतीय वस्तुओं को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि यूरोपीय वस्तुओं की तुलना में भारतीय वस्तुएं उत्कृष्ट गुणवत्ता, बेटर क्वालिटी तथा कम मूल्य, लेसर प्राइस की थीं। The result was both a drain of bullion from Europe to India as well as stiff competition from European producers who were unable to match either the price or quality of Indian goods. इसके फलस्वरूप भारत में यूरोप का धन आने लगा तथा इसने उन यूरोपीय व्यापारियों के सामने कड़ी प्रतिद्वंदिता कंपटीशन प्रस्तुत की, जो न तो मूल्यों के साथ समता कर सकते थे और न ही भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता का मुकाबला कर सकते थे। In fact, the British East India Company in the first 50 years of its existence had no interest in the development of colonies, preferring to engage in trade only, following the pattern set by the Portuguese. वास्तव में अपनी स्थापना के पहले 50 वर्षों तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की रुचि उपनिवेश के विकास में न होकर व्यापार में ही लगे रहने की थी, जैसे कि पुर्तगालियों ने अपना ढांचा स्थापित किया था। This pattern was changed by 1650 when the power of the old guard British royalist merchants was broken and a new class of merchants wrested control of the company. इस ढांचे में 1650 ईस्वी में बदलाव आया, जब पुराने राजभक्त अंग्रेजी वफादार व्यापारियों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई तथा व्यापारियों के एक नए वर्ग ने कंपनी का अधिकार जमा लिया। They followed the pattern set by the colonial merchants in American colonies and the West Indies and sought to establish a network of colonies linking England, Africa, and India in a complicated network of exchange relationship. उन्होंने अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में उपनिवेशवादी व्यापारियों द्वारा स्थापित ढांचे का अनुसरण किया तथा इंग्लैंड, अफ्रीका तथा भारत को आपस में जोड़ दिया तथा उपनिवेशिक बस्तियों का जाल तंत्र बिछाकर परस्पर संबंधों का जटिल जाल तंत्र विकसित किया। आगे देखिए, The Mughal Empire declined in the first half of the 18th century. 18वीं शताब्दी के पहले भाग में पूर्वार्ध में मुगल वंश पतन होने लगा। The political vacuum was filled by the rise of regional states like Bengal, Hyderabad, Awadh, Punjab and Maratha kingdoms. हालांकि इस राजनीतिक
निर्वात को बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब तथा मराठा वंश जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने भर दिया. But these regional powers could not provide lasting political stability, resulting into a lustful chance for the British East India Company to establish a territorial empire in India. किंतु ये शक्तियां भारत में राजनीतिक स्थिरता का माहौल नहीं बना पाईं तथा इसने सत्ता लोलुप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर पसारने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए. Now, a set of institutions and regulations were required to rule India through colonial mechanism. अब भारत में शासन करने के लिए औपनिवेशिक मशीनरी के माध्यम से संस्थानों तथा नियमों की आवश्यकता थी. They adopted three methods to expand the British Empire. उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के लिए 3 तरीकों को अपनाया. They were wars and conquest, subsidiary alliances system, and annexation of territories through the adoption of doctrine of lapse. अब देखिए वे तरीके क्या थे. युद्ध एवं विजय, सहायक संधि प्रणाली तथा विलय की नीति को अपना कर क्षेत्रों का अधिग्रहण. Initial method was outright military conquest or direct annexation of territories. It was these areas that were properly called British India. Later on, to consolidate its position, diplomatic efforts through treaties and agreements with indigenous rulers were also made. आरंभिक तरीके पूर्णतः सैन्य अभियान अथवा राज्य का प्रत्यक्ष अधिग्रहण था. ये वे क्षेत्र थे जिन्हें पूर्ण रूप से अंग्रेजों का भारत कहा जाता था. बाद में कूटनीतिक तौर से अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय शासकों से समझौते तथा संधियां भी की गई.